especially my dear and loving students. Good morning. How are you all? Good. That's good. So, as usual, I am your Ruksar ma'am, and today I am back with the rest of the chapter of Standard 9, that is chapter number 2, First World War and Russian Revolution, that is part number 3. Okay, dear student. In my previous videos, that is part 1 and part 2, we have discussed so many things like that colonialism in Africa, colonialism in Asia, and the causes for the First World War. So I hope, dear student, you all have watched my part 1 and part 2 video. Now this is the part 3 video. In that we are going to discuss about the First World War. What is First World War? Why it is occurred? So without wasting time, let us start the chapter. Okay, dear student. The First World War. In the First World War, 24 nations supported the Allied nation and the 4 nations supported the Axis nation. So dear student, in the First World War, 24 nations supported Allied nation. 24 nation Allied nation को support कर रहे थे, whereas 4 nations supported the Axis nation. दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हमारा जो पूरा वर्ल्ड है 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था, जिसमें से 24 नेशन अलाइड नेशन को सपोर्ट कर रहे थे, मतलब वो अलाइड नेशन में थे, एंड 4 नेशंस किसको सपोर्ट कर रहे थे? एक्सिस नेशन को. ओके, इनिशियली जर्मनी मेड नोट वर्थी विक्ट्रीज इन यूरोप. ओके, इनिशियली स्टार्टिंग बेसिस पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सबसे पहले जर्मनी ने क्या किया? नोटवर्दी विक्ट्रीज की यूरोप में. ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा नोटवर्दी विक्ट्रीज हासिल की यूरोप में. ठीक है, मतलब जीत हासिल की. इट रूइंड द फ्रेंच आर्मी, उसने फ्रेंच आर्मी को तबाह कर दिया था, यानी बर्बाद कर दिया था. ठीक है. इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर एंड डिस्ट्रॉयड द शिप्स ऑफ अलाइड नेशन. और जर्मनी ने बहुत सारे सबमरीन वॉर किए थे और उसने किसके शिप्स डिस्ट्रॉयड कर दिए थे? अलाइड नेशन के बहुत सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, यानी रुइंस कर दे, तबाह कर दी थी. ठीक है. मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस डाइड बिकॉज ऑफ द टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस. नाउ जर्मनी ने अलाइड नेशन के काफ़ी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट क्या हुआ था? मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियंस, बहुत सारे सोल्जर्स और सिविलियंस यानी जो आम आदमी है, आम जनता है, ठीक है, वो मर गए थे. ठीक है, बिकॉज ऑफ द टैंक्स एंड पॉइजनस गैसेस, टैंक्स की वजह से और वो पॉइजनस गैसेस की वजह से. ठीक है, उनकी मौत हो गई थी. इन 1917 द रशियन रिवोल्यूशन स्टार्टेड. नाउ इन 1917 में क्या हो रहा है? रशियन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ. ठीक है. सो द रशिया विथड्रॉ फ्रॉम द वॉर. और उसके बाद रशिया ने क्या किया? रशिया विथड्रॉ फ्रॉम द वॉर, यानी रशिया ने अपना हाथ खींच लिया वॉर में से. ठीक है, मतलब उसने विड्रॉ कर लिया. जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम. और इस टाइम पर जब ये रशियन रिवोल्यूशन हो रहा था, इस टाइम पर जर्मनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नेशन थी. इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर लुस्टेनिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड. और उसने क्या किया? इट मैनेज टू ड्रॉन, यानी उसने एक अमेरिकन स्टीमर है लुस्टेनिया नाम का, उसको डुबा दिया, जिसमें 147 अमेरिकन सोल्जर्स क्या हुए? मारे गए. ठीक है. Consequently, America joined the Allied Nations for the war in April 1917. फिर उसकी वजह से consequently यानी उसका रिएक्शन क्या है? अमेरिका ने किसको ज्वाइन कर लिया? अमेरिका ज्वाइन द अलाइड नेशन फॉर द वॉर. अमेरिका ने अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया वॉर के लिए. कब ज्वाइन किया था? अप्रैल 1917 में. ठीक है. विद दैट कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियामा ज्वाइन द अलाइड नेशन. और विद दैट अमेरिका ने ज्वाइन किया था, तो उसी के साथ कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सियामा, इन सब ने भी अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया, यानी अलाइड नेशन के ग्रुप में इंक्लूड हो गए. ठीक है. Thus the allied nation became stronger. German army could not withstand the American troops. और इसी के साथ अलाइड नेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया और जर्मन आर्मी क्या हुआ? अमेरिकन ट्रूप्स के सामने खड़ी नहीं रह पाई. ठीक है, क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्गर हो गया था. द होल पोजीशन ऑफ द वॉर चेंज. जितनी भी पोजीशन थी वॉर की पहले जो चल रही थी वो पूरी तरह से चेंज हो गई थी. ठीक है. बुल्गारिया इन सितंबर 1908, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 joined the allied nation. Now the whole position of the war changed. तो क्या हुआ? बुल्गारिया इन सितंबर 1918, बुल्गारिया ने सितंबर 1918 में, टर्की एंड ऑस्ट्रिया ने क्या किया? अक्टूबर 1918 में किसको ज्वाइन कर लिया? अलाइड नेशन को ज्वाइन कर लिया. द जर्मन लीडर केजर
एब्डिकेटेड हिज पोजीशन एंड रन अवे, यानी जो जर्मन लीडर थे जिनका नाम था केजर, उन्होंने क्या किया, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी परफॉर्म करने में फेल रहे, इसलिए वो अपनी पोजीशन छोड़कर भाग निकले, ठीक है, वहां से भाग गए। जर्मनी सरेंडेड टू अलाइड नेशन एंड साइंड अ सीज फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एंड, और उसके बाद जर्मनी को गवर्न करने के लिए कोई लीडर नहीं रहा, तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी सरेंडेड टू अलाइड नेशन, जर्मनी ने अलाइड नेशन को अपने आप को सरेंडर कर दिया और उनके साथ कौन सी ट्रीटी साइन की, साइंड ए सीज फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एंड, सीज फायर ट्रीटी उनके साथ साइन की और इस ट्रीटी के साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, अंत हुआ। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर क्लियर अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ लेट्स सी इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इमीडिएट इफेक्ट। जाहिर सी बात है, इतना मैसिव और इतना बड़ा वॉर हुआ था तो क्या होना था, डिस्ट्रक्शन तो होना ही था, और डिस्ट्रक्शन हुआ है तो उसके साथ साथ कुछ दूसरी इफेक्ट भी हुई है, इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है, मतलब वर्ल्ड के इंटीरियर, ठीक है। सो सम पॉइंट्स आर गिवन टू यू, सम इमीडिएट इफेक्ट्स आर गिवन टू यू। लेट्स सी डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। जाहिर सी बात है, वॉर हुआ है तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, ठीक है। डिस्ट्रक्शन में मैन और मटेरियल दोनों का ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, यानी कि जो मैन है, जो लिविंग बींग्स है, ठीक है, उनका डिस्ट्रक्शन हुआ है, यानी कि ये अनरिकवरेबल लॉस होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का लाइफ चली जाने के बाद, उनकी डेथ हो जाने के बाद हम उनको वापस रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। और मटेरियल वो रिकवरेबल लॉस होता है, उसे हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर दोनों ही तरह का डिस्ट्रक्शन हुआ था वॉर के अंदर, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन और मटेरियल, यानी कि जो प्रॉपर्टीज है, आर्किटेक्चर है, यानी जो बिल्डिंग्स है, उन सारी चीज़ों का डिस्ट्रक्शन हुआ था, बट वो रिकवरेबल है। आफ्टर सम टाइम ह्यूमन बींग्स कैन रिकवर दैट लॉस, बट जो मैन्स है उसका लॉस हम लाइफ में कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, दैट इज अनरिकवरेबल लॉस। ओके, सो हियर लेट्स सी द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ था मैन और मटेरियल का। अप्रोक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वॉर। नाउ अप्रोक्सीमेटली आपको बताया गया है 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट इन द वॉर, मतलब इतने लोगों ने, अप्रोक्सीमेटली बताया गया, यानी आपको एग्जैक्ट डिजिट नहीं दिया गया है, मतलब 6.5 करोड़ लोगों ने वॉर में पार्ट लिया था, यानी हिस्सा लिया था, वो लोग पार्टिसिपेटेड थे। एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड, उसमें से कम 1 करोड़ मर गए, ठीक है। अबाउट 2 करोड़ वेर इंजर्ड एंड 70 लाख वेर रेंडर्ड परमानेंटली हैंडीकेप, ठीक है। 1 करोड़ डाइड और अबाउट 2 करोड़ वेर इंजर्ड, 2 करोड़ लोग इंजर्ड हुए थे, यानी घायल हो गए थे, और अराउंड 70 लाख लोग क्या हुए थे, रेंडर्ड परमानेंटली हैंडीकेप, वो लोग हैंडीकेप हो गए थे, यानी उनके बॉडी का कोई भी एक पोर्शन, यानी उनके बॉडी का कोई भी एक अंग मतलब अब नहीं रहा था, यानी हैंडीकेप हो गए थे, ठीक है, डिसेबल हो गए थे। मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द स्टारवेशन, और उसके अलावा जो बहुत सारे लोग थे वो स्टारवेशन से मर गए थे, यानी भूख से मर गए थे। अदर फॉर्म्स ऑफ किलिंग्स एंड एपिडेमिक्स दैट ब्रोक आउट आफ्टर द वॉर, और उसके बाद कुछ बचे थे वो, मतलब वॉर के बाद क्या हुआ था, अदर फॉर्म ऑफ किलिंग्स, यानी किलिंग्स के अदर फॉर्म के थ्रू मारे गए थे, जैसे कि एपिडेमिक्स हुआ था, तुरंत वॉर के बाद एक एपिडेमिक्स आया था, उसकी वजह से मारे गए थे, ठीक है। द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई, मतलब जो एक्सपेंडिचर था, जो खर्चा आया था वॉर के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा हाई आया था, अनरिकवरेबल आया था, ठीक है। इतना बड़ा लॉस तुरंत ही उसे रिकवर करना, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो destruction of man or material is like that. Okay dear student, now let's see the second immediate effect, that is social change. What is social change occur at the time of First World War? During the war, since majority of men of all nations were on the war front, women shouldered the responsibility of the family and occupation. Okay, so during the war, जब war चल रहा था, since the majority of men, यानी जितनी भी majority है men's की, ठीक है, सारे nations की, वो कहाँ पे थी, war पे थी, war front पे थी, war side पे थी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अब वुमेन्स नहीं है फैमिली का ख्याल रखने के लिए, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन्स के शोल्डर पर आ गई थी, ठीक है, फैमिली की और ऑक्यूपेशन की, दोनों की, ठीक है।
They stepped out of their homes and successfully took over the responsibility in the different professional field. और उसके लिए अभी उन्होंने क्या किया, they stepped out of the homes, जो वुमेन्स है उन्होंने अपने घर से बाहर कदम रखा and successfully took over the responsibility in different professional fields. उन्होंने अपने घर से स्टेप आउट किया यानी घर से बाहर निकली और अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स में उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई. ठीक है. द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू द मैन एनहांस, जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था जब अब ये सिचुएशन आई और वुमेन्स घर के बाहर निकली और उन्होंने अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, तो क्या हुआ उसके साथ उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या हुआ, इक्विवेलेंट टू मैन यानी मैन के बराबर आ गया और वो एनहांस हुआ, जितना पहले था उससे ज़्यादा बढ़ गया. ठीक है, एनहांस्ड हो गया. Consequently, the demand for women to exercise their franchise was raised. Okay, consequently और उसके बाद तुरंत ही demand for the women to exercise their franchise was raised. Women's को काम करने के लिए उनकी demand बढ़ गई. ठीक है. During the war, the production of the things of the basic necessity had reduced. Now जब ये war चल रहा था सो प्रोडक्शन होता है बेसिक नेसेसिटीज़ का वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो गया था, यानी जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है बेसिक नेसेसिटी थिंग्स का यानी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही रिड्यूस हो गया था. सो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम अराइज हुई थी. लेट्स सी. सो द प्रॉब्लम्स लाइक स्कैरसिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टारवेशन, स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एटसेट्रा रेज्ड इट्स हेड. कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ने अपने सिर उठा लिए थे? प्रॉब्लम्स लाइक स्कैरसिटी यानी चीज़ों की कमी हो जाना, अनएम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी नहीं थी ठीक है किसी के भी पास, स्टारवेशन यानी भूख से मरने लगे थे लोग, स्ट्राइक्स यानी हड़ताल हो गई थी, लॉकआउट्स यानी तालाबंदी हो गई थी. ये सारी प्रॉब्लम्स ने अपने सिर उठा लिए थे. पीपल सफर्ड अ लॉट एंड चिल्ड्रंस कंडीशन वॉज पैथेटिक. जो पीपल्स है यानी जो लोग हैं उन्होंने बहुत सफ़र किया था इस सिचुएशन में और जो बच्चों की कंडीशन है बहुत ही पैथेटिक यानी दयनीय हो गई थी. ठीक है, बहुत बुरी थी. नेक्स्ट लेट्स सी द इमीडिएट इफेक्ट. थर्ड नंबर दैट इज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स. जून 1919 में हुई थी. ठीक है, ट्रीटी यानी क्या होता है डियर स्टूडेंट? इट्स अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. यू कैन से फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बिटवीन टू स्टेट्स, दो नेशंस के बीच में या टू स्टेट्स के बीच में क्या होता है? फॉर्मल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे हम ट्रीटी कहते हैं. ठीक है. At the end of First World War, the unconditional surrender of Germany in front of the Allied nation brought an end to the war. ठीक है. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड होते ही क्या हुआ? द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी, बिन शर्त यानी बिन शर्ती सरेंडर हुआ जर्मनी का इन फ्रंट ऑफ अलाइड नेशन. जर्मनी ने अपने आप को सरेंडर किया था बिना किसी कंडीशन के. किसके सामने? अलाइड नेशंस के सामने. ठीक है, और इसी चीज़ के साथ किसका एंड हुआ था? ब्रॉट एन एंड टू द वॉर. इस वॉर का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था. ठीक है. देन द अलाइड नेशन अंडर टुक द पीस प्रोसेस. फिर उसके बाद जितने भी अलाइड नेशंस थे उन्होंने कौन सी प्रोसेस अंडर टुक की? यानी एक पीस प्रोसेस स्टार्ट की थी. कहाँ पर? इन पेरिस. ठीक है. इन विच सम 58 कमीशंस वेर फॉर्म्ड एंड 145 सेशंस वेर ऑर्गेनाइज्ड. और उस पीस प्रोसेस में क्या हुआ? 58 कमीशंस बनाए गए थे और उसमें 145 सेशंस ऑर्गेनाइज किए थे. ठीक है. The agreement made with Germany during the Paris peace process was made in the Mirror Palace of Versailles. Thus it came to be known as the Versailles Treaty. Okay, so जो agreement हो रहा था पेरिस पीस प्रोसेस के दौरान जर्मनी के साथ वो कहाँ पर हो रहा था? Made in the Mirror Palace at Versailles. वर्साइल्स के मिरर पैलेस में हो रहा था और तब से इसीलिए इस ट्रीटी को किस नाम से हम पहचानते हैं हमारी हिस्ट्री में? Thus it came to known as Versailles Treaty. वर्साइल्स ट्रीटी के नाम से हम जानते हैं. ठीक है. There were 4 provisions in the Treaty of Versailles. ये वर्साइल्स की ट्रीटी के 4 प्रोविजंस थे यानी कि 4 प्रोविजंस थे. होने के पीछे क्या कारण थे? ठीक है, मतलब क्यों हो रहा था ये ट्रीटी. ठीक है. रीजनल एग्रीमेंट. ठीक है, उनके बीच में क्या था? मतलब वर्साइल्स ट्रीटी के 4 प्रोविजंस कौन कौन से थे? द फर्स्ट वन इज गिवन टू यू, दैट इज रीजनल एग्रीमेंट था. क्या था? रीजनल एग्रीमेंट यानी कोई एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा, कितना रीजन किसका है, दैट इज रीजनल एग्रीमेंट. रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्मामेंट यानी क्या था? उनको मतलब सारे ही नेशंस को क्या करना है? रिडक्शन इन
ट्रूप्स, यानी उनकी जो आर्मी है, जो ट्रूप्स है, उसमें रिडक्शन करना है, डिसआर्मामेंट करना है, यानी जो वेपन्स बना रहे हैं वो वेपन्स बनाना बंद करना है, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स एट द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर फाइन, यानी जो अरेंजमेंट की गई थी इसमें कि जो भी वॉर होता है उसके वॉर के एंड में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब एज अ वॉर फाइन, मतलब जो वॉर का नुकसान हुआ उसका फाइन मिलता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा हो, इक्वल हो, ठीक है, गेन्स हो जो बराबर हो, ठीक है। अदर प्रोविजंस, और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे भी प्रोविजंस थे, अदर प्रोविजंस में कुछ अलग प्रोविजंस इंक्लूड थे, ठीक है। सो द नेक्स्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, French President Clemenceau and Italian President Orlando played an important role in this treaty. ओके, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में 4 लोगों का इम्पोर्टेंट रोल रहा था। किन 4 लोगों का? सो हियर इट इज़ गिवन द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था वुड्रो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था लॉर्ड जॉर्ज, और फ्रेंच प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था क्लेमेंको, एंड इटालियन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम ओरलैंडो था। इन 4 लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस वर्साइल्स ट्रीटी में, ठीक है। जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर, जर्मनी को किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था, जिम्मेदार ठहराया गया था कि जो वॉर हुआ उसका कारण, उसका जिम्मेदार कौन है? जर्मनी है, ठीक है। अ वॉर फाइन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड वॉज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, ठीक है। उसको जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया था वॉर के लिए, इसीलिए जर्मनी पर 6.5 बिलियन पाउंड का क्या लगाया गया था? फाइन लगाया गया था, ठीक है, इम्पोज किया था उसके ऊपर। इट हैड टू गिव अवे रूर रीजन टू फ्रांस, और फिर जर्मनी को अपना रूर रीजन किसे देना पड़ा? फ्रांस को देना पड़ा एज ए फाइन ऑफ वॉर। इट्स राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट, और फिर जर्मनी को अपनी राइन रिवर भी ओपन करनी पड़ी इंटरनेशनल सी रूट के लिए, ठीक है। द राइनलैंड region on French border was disallowed from being a fortress, as well as this mineral rich region was give away to France for 15 years. Now, ठीक है, द राइनलैंड रीजन ऑन फ्रांच बॉर्डर, जो राइनलैंड रीजन था फ्रांच बॉर्डर पर जर्मनी का, उसको डिसअलाउड किया गया बीइंग फोर्ट्रेस, यानी वहाँ कोई किलाबंदी नहीं होगी, ठीक है, किलाबंदी करने से मना कर दिया गया। एंड देन आफ्टर एज वेल एज उसी के साथ जो जर्मनी का मिनरल रिच रीजन था, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल पाए जाते थे, ऐसा रीजन किसको देना पड़ा? जर्मनी को। जर्मनी ने उसे 15 साल के लिए फ्रांस को दिया वहाँ पर अपना ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अपना वो मिनरल रिच रीजन किसे दे दिया था? फ्रांस को दे दिया था 15 साल के लिए एज अ फाइन ऑफ द वॉर। मोस्ट ऑफ जर्मन ऑर्गेनाइजेशन वेर कॉन्फिस्टिकेटेड, यानी जो बहुत सारी जर्मन ऑर्गेनाइजेशन थी उसे जब्त कर लिया गया था, ठीक है। एल्जास एंड लॉरेन वेर टू बी रिटर्न टू फ्रांस, जो एल्जास और लॉरेन थे वो फ्रांस को वापस रिटर्न कर दिए गए, ठीक है, फ्रांस को लौटा दिए गए। Besides this, Germany was to give to France and other allied nations a large quantity of coal and iron annually as the benefit of war. Okay, dear student, उसने अपने एल्जास एंड लॉरेन भी रिटर्न किए थे फ्रांस को, यानी वापस फ्रांस को लौटा दिए थे जर्मनी ने, और इसी के साथ साथ फ्रांस को और एलाइड नेशंस को जर्मनी को क्या देना था? लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन एनुअली, मतलब हर साल देना था लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल एंड आयरन एज द बेनिफिट ऑफ वॉर, ताकि फ्रांस और अलाइड नेशंस को दूसरे जो वॉर हो उसका बेनिफिट होता रहे, ठीक है। जर्मनी वॉज मेड टू साइन दिस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन गन पॉइंट्स, जर्मनी को ये टर्म्स और कंडीशन जो है साइन करवाए गए, वो किस पर का साइन करवाए गए? गन पॉइंट पर, यानी सर के ऊपर बंदूक रखकर साइन करवाए गए और ज़बरदस्ती करवाए गए, ठीक है। बिकॉज ऑफ विच देयर वॉज बिटरनेस एंड डिससेपरेशन अमॉन्ग जर्मन्स, ठीक है, और उसी की वजह से क्या हुआ कि जो जर्मन्स है उनके इंटीरियर बिटरनेस रह गई, यानी कड़वाहट रह गई अदर नेशंस को लेकर, और डिससेपरेशन यानी वो पूरे वर्ल्ड के दूसरे नेशंस से बिल्कुल अलग रह गए, ठीक है, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उससे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो गन पॉइंट पर साइन करवाए गए थे और ज़बरदस्ती करवाए गए थे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द जर्मन इकोनॉमी फेल्ड मिज़ायरेबली, और उसके साथ साथ इतना वॉर का फाइन
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फाइन जर्मनी ने पे किया था। इसी के साथ क्या हुआ, जर्मन इकोनॉमी जो थी वो बहुत बुरी तरह से फेल हो गई थी, यानी आर्थिक स्थिति जर्मन्स की बहुत खराब हो गई थी। ठीक है डियर स्टूडेंट, सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट द थर्ड नंबर इफेक्ट, that is the treaty of Versailles. Now let's see the fourth immediate effect of first world war, that is long term effect. What is the long term effect of the first world war? There was a feeling of revenge in the signing the treaty with the nation that were defeated in the war. ठीक है, जितने भी नेशंस थे इस वॉर में डिफीट हुए थे यानी हारे थे, ठीक है, उन सारे नेशंस के हार्ट में यानी उनके दिलों में, उनके अंदर ऐसी फीलिंग रह गई थी, रिवेंज यानी बदले की भावना रह गई थी। ठीक है, पीस कुल नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विद द ट्रीटी, सिर्फ ट्रीटी की वजह से पीस एस्टेब्लिश हो गया ऐसा नहीं था। ठीक है, पीस एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। ठीक है, शांति नहीं हुई थी। अगर ऐसा माना जाता है कि ट्रीटी करवा दी उसके बाद सब जगह शांति हो गई है, तो इट वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है, पीस एस्टेब्लिश नहीं हुआ था क्योंकि जितने भी नेशंस डिफीट हुए थे यानी हारे थे, उनके हार्ट में कैसी फीलिंग रह गई थी, रिवेंज की फीलिंग रह गई थी, यानी बदले की भावना रह गई थी। ठीक है, सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, सोशलिस्ट रशिया जो था उसे लीग ऑफ नेशंस में कोई भी जगह नहीं दी गई थी। ठीक है, उसे इंक्लूड नहीं किया गया था। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशंस, और फिर अमेरिका ने भी ज्वाइन नहीं किया था लीग ऑफ नेशंस को। दैट्स वाई इट कैन बी सेड दैट, और इसी के साथ हम ये कह सकते हैं द रीजन फॉर द सेकेंड वॉर वॉज इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। इसके साथ हम ऐसा कह सकते हैं कि जो रीज़न है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो किसके अंदर था, जो पीस प्रोसेस हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो पीस प्रोसेस हो रही थी उसी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न था, यानी उसका सीड वहाँ पर रह गया था। ठीक है, किसमें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पीस प्रोसेस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न था। ठीक है, क्योंकि दूसरे जो नेशंस थे उन्हें जो डिफीट हुए थे उन्हें उनके साथ ऐसा लगा था कि ह्यूमिलेशन हुआ है। ठीक है, इसीलिए उनके हार्ट में रिवेंज की फीलिंग रह गई थी, इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीज़न फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पीस प्रोसेस में ही था। ओके डियर स्टूडेंट, here I hope we end the immediate effect of the first world war. I hope you are clear about all the 4 points that is given to you. If you have any doubt you can mention me in comment section. Now we will study the rest of the chapter in my part 4 video, that is the Russian Bolshevik Revolution. Okay dear student, I hope you have understand my explanation. So keep watching, stay home, stay safe. Thank you all of you.